सीरीज की शुरुआत में हमें एक जंगल दिखाया जाता है और 1993 का समय है। फिर हम देखते हैं कि इधर दो गार्ड्स रात को अपने ड्यूटी आवर्स को बैठ के क्रिकेट देख रहे थे और वो दोनों बातचीत कर ही रहे होते हैं। तभी उनमें से एक आदमी को हल्का होने के लिए जाना होता है। वो दूसरे को भूल के जंगल के एरिया में थोड़ा आगे जाता है। उसने अपने साथ एक टॉर्च भी लिया था। टॉयलेट करते टाइम वो नोटिस करता है कि उसके सामने एक लाश पड़ी हुई है। तभी वो चीख पड़ता है। फिर हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन हम लोनपुर के एक कैफ़े को देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक आदमी अपना सूटकेस वगैरह लेके उसके अंदर जा रहा होता है और हम साइड पे टेबल पे देखते हैं दो लोग बैठकर दारू और चिकन खा रहे थे। उनमें से एक आदमी के गले में चिकन का हड्डी फंस जाता है। वो आदमी अपना गला पकड़ के बहुत कोशिश कर रहा था, पर वो हड्डी बाहर नहीं आ रही थी। तभी हम देखते हैं वो आदमी को अपना सूटकेस रखते हुए उसके पेट को वो जोर से दबा लेता है और दूसरा आदमी उल्टी कर देता है और वो मानो स्टेबल हो जाता है। और उल्टी करने की वजह से जो उस कैफ़े का मालकिन होता है वो दूसरे आदमी पर चीख पड़ती है कि तुमने ये क्या कर दिया, सुबह सुबह उसे उल्टी करवा दी, अब ये कौन साफ करेगा। फिर वो बोलती है कि मैं मजाक कर रही हूँ और उस आदमी से उसका नाम पूछती है। वो आदमी बताता है कि उसका नाम डॉक्टर जॉन सैनी है और मैं आपका पेइंग गेस्ट बनने के लिए आया हूँ और इधर आपके योगा सेशंस भी मैं लूँगा। सेज ये सुनने के बाद बहुत ही खुश होती है। वो अपने कैफ़े के लड़के इंदू को बोल देती है कि इसको अपना घर दिखा दो। तब वो लड़का इंदू को बोलता है कि घर के चाबी तो शेखर दादा के पास हैं और वो बाहर गए हैं, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। फिर सेज बोलती है कि उसे ढूंढ कर लाओ, गेस्ट अंदर नहीं जा पा रहा, वो तो कब से रेंट भी अच्छे से नहीं दे रहा। तभी डॉक्टर सैनी भी बोलता है कि मैं थोड़ा उसके साथ बाहर चला जाऊं, थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। फिर सेज बोलती है हाँ अब जा सकते हो। फिर इंदू सैनी के साथ मिलकर शेखर को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। पैदल जाकर शेखर दादा को ढूंढ नहीं सकते, मार्ग एरिया में जाना पड़ेगा, पर अब इतना चल नहीं पाओगे, हम रिक्शा बुला लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि इंदू एक रिक्शे वाले को बुलाता है और दोनों रिक्शे पर बैठ जाते हैं। तभी डॉक्टर सैनी इंदू से बोलता है कि तुम्हारा शेखर दादा बोलता क्या है, सिर्फ भागता ही रहता है या फिर कुछ काम धंधा भी करता है। तब इंदू बोलता है कि शेखर दादा सब कुछ करते हैं, वो बच्चों के लिए स्कूल में भी पढ़ाते हैं और खुद भी बहुत रात रात तक पढ़ते रहते हैं। रात को वो गाना भी गाते हैं और ऊपर से काला जादू भी आते। उनको सब पता होता है पहले से, शेखर दादा मानो कुछ भी कर सकते हैं। जो रिक्शा चला रहा होता है वो हर 2-3 सेकंड के बाद बेल बजा रहा होता है और हम एक बकरे को देखते हैं जो कि मार्केट एरिया में बंधे हुए थे। तभी अचानक से वो रिक्शे वाला रिक्शे से उतर जाता है और एक आदमी को जाकर बोलता है कि तूने बकरा चुराया है, और उससे वो बकरे की रस्सी ले लेता है और बोलता है कि तूने साजन दास से यह बकरा चुराया है। ये बोलने के तुरंत बाद वो आदमी भागने लगता है। तभी उसके पीछे इंदू भी जाता है कि ये कौन है जो रिक्शे से दोनों उतरने के बाद वो उसे बोल रहा है कि बकरा उसका नहीं है, और ये सब होते हुए सैनी भी देख रहा होता है। फिर हमारे सामने इंट्रोड्यूस होता है शेखर का, मतलब शेखर होम्स। उसने अपना भेष बदल कर रखा था, इंदू से पहचान जाता है। फिर वो इंदू से बोलता है, अरे सजलदार ने ही मुझे ये काम दिया था, उनकी बकरी चोरी हो गई और उनका रिश्का मैं लेकर आया। ये बेल सुनने के बाद ही उनकी बकरी उनकी तरफ आ जाती थी, मतलब खाने का टाइम हो चुका था। तुम लोगों को रिक्शे में बिठाने के बाद जब मैं बेल बजा रहा होता हूँ, मैं ये देख रहा होता हूँ कि कौन सा बकरी मेरी तरफ अपना सर मोड़ती है। मतलब वो सजलदास की बकरी थी और ये मार्केट एरिया में ही बिकेगा क्योंकि ये छोटा सा एरिया है और आज सुबह ही बकरी चोरी हुई थी। फिर इंदू डॉक्टर सहनी से बोलता है, ये हमारे शेखर दादा, बोला था ना मैंने इनको काला जादू आता है। पर शेखर दादा ये है। ये बोलने से पहले ही शेखर बोल देता है, इनका नाम डॉक्टर सहनी है जो तुम बोल चुके हो, और ये हमारे नए पेइंग गेस्ट हैं क्योंकि ये सीधा कैफ़े से आ रहे हैं। कैफ़े से आ रहे हैं क्योंकि ये तुम्हारे साथ आए थे, तो कैफ़े से ही आ रहा होगा। और ये बहुत अच्छे डॉक्टर भी है क्योंकि आज सुबह जिनकी जान उसने बचाया उसने उल्टी कर दिया। डॉक्टर साहब ने उल्टी को पोंछने की पूरी कोशिश किया, पर छोटा मोटा दाग उनकी कपड़ों पर लग गया और दारू के साथ चिकन खा रहा था जिगन, जो कि वो सुबह सुबह ही करता है। और बाकी की आगे की स्टोरी तो मैंने पहले ही बता दिया। और हाँ, ये आर्मी में भी थे क्योंकि इनके गले के कट्स देखो, तो ये जून चुका है आर्मी में, डॉक्टर करके पहले ही रिटायर हो गए। अर्ली रिटायरमेंट तो उन्होंने ले लिया, पर अभी भी उनके स्वभाव नहीं गए। अभी भी आर्मी के एक सैनिक की तरह वो खड़े रहते हैं, और ऊपर से एक सुबह जो अक्सर आर्मी में देखा जाता है कि वो बूट पॉलिश अभी भी ये करते हैं।
और इसी के साथ एक इंट्रोडक्शन में हम समझ चुके थे कि शेखर होम्स क्या चीज़ है, और इसके साथ डॉक्टर सहनी भी समझ चुका है कि किसके साथ वो रूम शेयर करने वाला है, क्योंकि जब दोनों घर पहुंचते हैं, घर पहुंचने के बाद से उनका सेज वेलकम करती है और बोलती है, शेखर इससे अच्छे से बिहेव करना, ये तुम्हारे पिछले जो पेइंग गेस्ट हैं वो तुम्हारी वजह से छोड़कर चले गए थे, तुम तो अकेले रेंट नहीं भर पाते, ये आए हैं इधर एक्सपेरिमेंट करने और योगा को एक्सप्लोर करने के लिए, थोड़ा रिलैक्स फील करने, इनको भी भगा मत देना। शेखर तो बोलता ही है, ये बहुत सीरियस एलिगेशन है, मैं किसी को भगाता नहीं, वो अपने आप छोड़कर चले जाते हैं। फिर ये दोनों थोड़ा बातचीत करते हैं और हमको रात को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम शेखर को देखते हैं जो कि एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा होता है, और इधर डॉक्टर सहनी सो नहीं पा रहे थे। फिर अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि शेखर सोफे पर सोया हुआ है और डॉक्टर सहनी चाय पी रहे थे। तभी शेखर बोल देता है कि दरवाजे पे आवाज़ सुन के कि इंस्पेक्टर लाहा आ चुके हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा केस लेकर आए होंगे, नहीं तो इतने सुबह सुबह वो कभी नहीं आते। और वही होता भी है, इंस्पेक्टर लाहा आ चुके थे शेखर से मदद मांगने के लिए। वो बोलते हैं कि ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा केस है, क्योंकि ये मर्डर केस है, लोनपुर जैसे विलेज में कभी ऐसे केसेस होते ही नहीं हैं शेखर, तुम्हें प्लीज़ हमारी मदद करनी पड़ेगी। शेखर ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट खुद से उससे मदद मांग रहा है। वो बोलता है कि चलो ठीक है, और डॉक्टर साहिन साहब आप भी चलो, लेकिन डॉक्टर फ़ौरन मना कर देता है कि मुझे तो योगा क्लास के लिए जाना है। तभी शेखर इंस्पेक्टर से बोलता है कि ये एक डॉक्टर है, अगर उस जगह जाते हैं तो अगर कोई मेडिकल वाला केसेस हुआ तो ये अच्छे से समझ सकते हैं। तो इंस्पेक्टर इन्हें भी इंसिस्ट करता है कि आप भी हमारे साथ चलो। फिर वो लोग क्राइम सीन पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद शेखर बोलता है कि ये तो पॉइजनिंग वाला केस है, क्योंकि जो मरा पड़ा हुआ है उसके मुंह से झाग निकला हुआ है, आप साफ साफ देख सकते हो। और वो इंस्पेक्टर से बोलता है कि आपने तो बोला था कि ये मर्डर केस है, ये तो थोड़ा अलग केस है, देखो इसके बॉडी पर यू वाले निशान बने हुए हैं। फिर शेखर पेड़ के नीचे से एक वॉलेट भी बरामद करता है। ये बोलता है कि इसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा, पर ये बैंक में कैशियर था, क्योंकि इसके हाथ के एक निचले हिस्से को देख लो, जो कि पैसे गिनते गिनते थोड़ा मोटा हो गया और थोड़ा छिल चुका है, और हाथ में एक स्टैम्प का कलर भी लगा हुआ है, मतलब वो स्टैंपिंग भी करता है, पता लगाओ। फिर डॉक्टर सहनी को बुलाता है, फिर बोलता है कि ये कैसी पॉइजनिंग है, बता सकते हो। डॉक्टर सहनी बोलता है कि साइनाइड हो सकता है, पोटाशियम साइनाइड। तो शेखर बोलता है कि इस जंगल में पोटाशियम साइनाइड कहाँ से आएगा। तो फिर डॉक्टर सैनी बोलता है कि हो सकता है कोई जड़ी बूटी, कोई बारबाडोस, ऐसा कुछ। शेखर बोलता है हो सकता है। तभी पुलिस वाला बोलता है कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, कल कोई आए इसको मार के छोड़ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, सिर्फ इमरजेंसी व्हीकल इधर से गुजर सकते हैं। इंस्पेक्टर तब बोलता है कि हो सकता है यू शब्द का कोई मीनिंग हो। हम पता लगाते हैं कि इस आदमी का यू शब्द से किसी के साथ कोई अफेयर या जान पहचान है या नहीं है। फिर हम देखते हैं शेखर अपने घर में बच्चों को ट्रेनिंग भी देता है डिटेक्टिव बनने का, मतलब वो छोटे मोटे सामान को घर में गायब कर देता है और चद्दर डाल देता है, और बोलता है कि आप लोगों ने क्या ऑब्जर्वेशन किया है। तभी उधर पुलिस इंस्पेक्टर आता है और बोलता है, शेखर तुमने सही बोला है, ये कैशियर ही है बैंक में, और इसके साथ यू नाम के बहुत सारे लड़कियों के नाम भी जुड़े हुए हैं जो कि इसकी कोलीग्स थीं। मे भी इसने अफेयर किया होगा इसलिए मार दिया है, या इसने खुद सुसाइड कर लिया, ऐसा नॉर्मल सा केस है यार, ओपन एंड शट केस, इसमें ज़्यादा जाते नहीं हैं शेखर। तब शेखर उसे घूरता है और कहता है कि ये कोई सुसाइड नहीं है, ये एक मर्डर है, और यह सिलसिला आगे भी चलेगा। ये सुनने के बाद इंस्पेक्टर भी परेशान होता है और घर से चला जाता है। फिर उस दिन रात को हम फिर से देखते हैं कि शेखर गाना बजा रहा होता है और सैनी फिर से सो नहीं पाता। और दूसरी जगह हम एक सुनसान सड़क पे एक लड़की को देखते हैं जिसके सामने एक लाइट आके रुकती है। फिर हम देखते हैं कि कोई तो आदमी अपने दोनों हाथों में कोई पिल्स उस लड़की को दिखा रहा होता है, और वो लड़की बहुत घबरा रही थी। फिर अगले दिन हम फिर से पुलिस इंस्पेक्टर को देखते हैं जो कि शेखर के घर में आता है और बोलता है, शेखर दूसरा मर्डर हुआ है। फिर से ये लोग क्राइम सीन में पहुंचते हैं और फिर से सेम पैटर्न था, लड़की के हाथ में भी यू का सिंबल बना हुआ था। तभी तभी शेखर बोलता है कि ये घोड़े के नाव का सिंबल है, गुड लक माना जाता है किसी किसी के लिए। इंस्पेक्टर ये भी बोलता है कि कोलकाता फोरेंसिक लैब ने ट्रेस कर लिया है कि पॉइजन क्या है। पॉइजन का नाम है कुलकुशन, ये एक लोकल हर्ब है। डॉक्टर सहनी भी बोलता है कि ये अगर कोई लेता है तो विद इन अ सेकेंड उसकी मौत हो जाती है। शेखर फिर रोज बाद ज़मीन पर टायर के निशान और कुछ निशान भी नोटिस करता है।
फिर शेखर इंस्पेक्टर को एक चीज़ की इन्वेस्टिगेशन के लिए बोलता है कि हाल ही में जिस किसी की मौत पॉइज़न की वजह से हुआ है वो कैसे हुआ और कहाँ से हुआ, वो कौन सा पॉइज़न था, उसका रिपोर्ट चाहिए। और शेखर का पेट बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा होता है। तब कैफ़े में बैठने के बाद इस सेज उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए दवाई लाती हूँ। पर शेखर को फीका खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो इंदु को बोलता है कि मुझे थोड़ा लाल मिर्च का डब्बा ला के दो, खाने में मिक्स करना है। पर सेज को पता ना चले, फिर से वो चीखने लगेगी। डॉक्टर सैनी भी तब उसे मना करता है, पर इंदु ला के उसे वो डब्बा दे देता है। तभी आते हैं इंस्पेक्टर। लहा तब बोलता है कि प्रद्युम्न ज़िले में एक छोटा सा हॉस्पिटल, उसमें हमें कुलभूषण हब की थोड़ा सा सबूत मिला है, हमें थोड़ा सा जाकर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। तब शेखर बोलता है मेरे तो पेट में दर्द है, मैं नहीं जा पाऊंगा, पर आप जाओगे तो पिछली बार की तरह खाली हाथ लौट आओगे। अब अपने साथ मेरे असिस्टेंट डॉक्टर सैनी को भी ले जाओ। डॉक्टर तब बोलता है कि मैं तुम्हारा असिस्टेंट नहीं हूँ। तब शेखर बोलता है कि अरे किसी की जान बच जाओगी। ठीक है असिस्टेंट ना सही, तुम जाओ तो। इंस्पेक्टर भी जब डॉक्टर को बोलता है वो राज़ी हो जाता है और शेखर को जाते टाइम वो मना करता है कि लाल मिर्च तुम नहीं खाओगे, तुमको और पेट दर्द होगा। फिर ये दोनों पहुंचते हैं हॉस्पिटल में और पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। वार्ड बॉय से लेकर डॉक्टर सबसे ये लोग पूछताछ करते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक वार्ड बॉय दूर से इन लोगों को देख रहा होता है और ये चीज़ नोटिस करता है डॉक्टर सैनी। और डॉक्टर सैनी को देखते ही वो आदमी भागने लगता है और डॉक्टर सैनी और डॉक्टर उसका पीछा करते हैं और डॉक्टर सैनी उसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ हम शेखर को देखते हैं जो कि पेट दर्द से तड़प रहा होता है। वो घर जाने वाले रास्ते में चलते चलते जाता है और पेट पकड़ कर एक चाय के दुकान पर ही वो सो जाता है और ज़ोर ज़ोर से चीखता रहता है। दूसरी तरफ डॉक्टर सैनी इस वार्ड बॉय को पकड़ लेता है और बोलता है कि तू भागा क्यों, तुझे ज़रूर पता है इस 3 खून के बारे में और इस हर्ट के बारे में भी। वो लड़का पहले कुछ भी नहीं बोलता, पर बाद में जब उसको बहुत धमकाया जाता है वो सच बोल देता है। और दूसरी जगह हम शेखर को देखते हैं, दुकान के आसपास के लोग एक एम्बुलेंस को बुला चुके होते हैं। एक एम्बुलेंस से आदमी निकलता है और शेखर को गाड़ी में डाल के वो एम्बुलेंस लेकर चले जाता है। वार्ड बॉय बताता है वो आदमी पहले ही इधर काम करता था, अब नहीं काम करता, वो थोड़ा पागल है सर। अब ये सुनने को आया है कि वो कहीं पर प्राइवेट एम्बुलेंस चलाता है। फिर हमको एम्बुलेंस दिखाया जाता है जो कि जंगल के बीचों बीच एक रास्ते से जा रहा होता है और वो एम्बुलेंस और कोई नहीं बल्कि वही पागल किलर देबू चला रहा होता है। और उसके मिरर में देखता है जहाँ पर गोरे का नाम का एक सिंबल लटका हुआ था। वो नोटिस करता है कि पीछे का एम्बुलेंस का दरवाज़ा खुला हुआ है। फिर वो गाड़ी रोकता है और पीछे का दरवाज़ा बंद करने के लिए जा ही रहा होता है कि अंदर शेखर की बॉडी मिसिंग है। फिर वो इधर उधर चेक करता है और जब एम्बुलेंस में बैठने ही वाला था तब वो देखता है कि शेखर उसके साइड के सीट में ही बैठा हुआ है। वो तब शेखर से बोलता है कि गजब टोपीबाज आदमी हो, पेट का दर्द बना के ऐसा हवा कर दिए थे कि आसपास के लोगों को एम्बुलेंस बुलाना पड़ा। तुम जब छोटे थे मम्मी को तो बहुत परेशान किया होगा, मम्मी पेट दर्द है स्कूल नहीं जाना। तब शेखर मुस्कुराता है और वो ड्राइवर बोलता है कि हमारे बारे में तुमको पता कैसे चला, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि शेखर को सब पता है। शेखर फिर बोलता है जनरल में जब मैं लाश की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गया था, इंस्पेक्टर मुझे बोला था कि ये रिस्ट्रिक्शन एरिया है, यहाँ पर सिर्फ इमरजेंसी डिपार्टमेंट के लोग ही आ सकते हैं, जैसे कि फायर ब्रिगेड, पुलिस और एम्बुलेंस। देबू फिर बोलता है कि पुलिस की जीप तो हो सकती है। तब शेखर बोलता है पुलिस वाले हॉस्पिटल के कटिंग नाइफ यूज़ नहीं करते, जिससे तुमने घोड़े के नाम का नाम बनाया है। शेखर ये भी बोलता है कि दूसरे विक्टिम की जगह से मुझे टायर का निशान मिला जो कि तुम्हारी गाड़ी का है। तब देबू बोलता है कि कन्विंसिंग नहीं है। वो बोलता है रैंप, हॉस्पिटल में जो रैंप यूज़ किया जाता है मरीज़ों को उठाने के लिए और डाउन करने के लिए, उसका रोड का एक होल उस जगह पर हो चुका था जो कि पहले वाली जगह पर हो नहीं पाया क्योंकि उधर पत्ते बिछे हुए थे। दूसरी जगह पर वो होल रैंप के ही थे। तब देबू भी बोलता है मान गए तुम्हें, तुम तो जिला हिला दिए। फिर शेखर बोलता है कि तुम्हारा आज का दिन खराब किया देबू, क्योंकि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। देबू तब बोलता है पैसे के लिए ये सब कौन करता है, मैं तो गेम के लिए करता हूँ। पहले मैं वार्ड में गेम खेला करता था क्रिकेट का, चौके पे 40 रुपये, 6 मारा तो 100 रुपये, ऐसे खेला करता था, उसमें मज़ा नहीं आया। फिर मेरा खुराफाती दिमाग चला, कोई मरीज़ अगर हॉस्पिटल में आता है वो बचेगा या मरेगा उसके ऊपर डबल वाला बैट खेलने लगा। उसके अंदर मैं जीतता भी था कभी हारता भी था, पर पैसे अच्छे बन रहे थे। फिर मेरा खुराफाती दिमाग और चला, फिर मरीज़ों के हारने पर मैं बैट लगाता था। कोई मरीज़ अगर ज़िंदा बाहर निकलता है उसका पीछा मैं करने लगा और उसको मार देता।
मरने की वजह से फिर से मुझे डबल पैसा मिलता, और अगर कभी जीतने पर पैसा लगा था तो मरीज़ को मैं अगवा करता और उसको मैं 2 गोलियाँ देता, एक नींद की और एक मौत की। वो अगर नींद की गोली चुनता तो उसको मैं जीत की रकम भी दे देता। वैसे मैं बहुत ही ऑनेस्ट वाला साइको हूँ। शेखर फिर बोलता है कि ठीक है, तो फिर तुम्हारा ये खेल तो ख़त्म हो चुका है, तो अब पुलिस स्टेशन का रास्ता बाएं तरफ है। तो वो आदमी बोलता है मौत की तरफ भी तो हम जा सकते हैं शेखर होम। फिर हम देखते हैं एम्बुलेंस के पीछे फिर से देबू वो गेम खेलता है। 2 हाथ में 2 पिल्स लिए हुए था और शेखर को एक चुनना था, एक नींद की और दूसरा वो ही जड़ी बूटी मतलब आम का, जो वो ले लेता तो तुरंत मारा जाता। कुछ टाइम तक शेखर सोचता है कि कौन सा उठाए, फिर वो एक उठाता है और मुंह के अंदर डाल लेता है। फिर हमको अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम डॉक्टर सहनी और इंस्पेक्टर को देखते हैं, जो कि गाड़ी लेकर जा रहे होते हैं। डॉक्टर सहनी बोलता है कि देवू का फ़ोटो हर जगह सर्कुलेट कर दो और हर एक एम्बुलेंस को चेक करो। ये लोग बोल ही रहे थे कि गाड़ी जा ही रही थी कि तभी उनके सामने एम्बुलेंस रुकता है और उसमें से उतरता है कौन? शेखर होम। और इंस्पेक्टर उससे बोलता है कि आपका केस सॉल्व हो चुका है, पीछे आपका साइको क्रिमिनल बैठा हुआ है। फिर वो अगले दिन का सब कुछ डॉक्टर सहनी को बताता है कि इसने अभी मेरे सामने 2 पिल्स रखे थे। जो पहले वाला जो पिल है उसका डेंसिटी ज़्यादा है, वो हवा में उतना नहीं हिलता, और जो नींद वाला है वो हवा में हिलता है। तो थोड़े टाइम तक सोचने के बाद हवा की मदद से मैं वो सोने वाला पिल उठा लेता हूँ और वो खाता नहीं हूँ, और जब उसे लगता है कि मैं मर चुका हूँ तब मैं मेरे पीछे से वही जब डिब्बा मैंने इंदु को बोला था मिर्ची वाला, वो निकालता हूँ और उसके चेहरे पर छिड़क देता हूँ। वो देख नहीं पाता अच्छे से और उसको पीटता हूँ और बांध के आज मैं तुम्हारे सामने हूँ। इसी के साथ ये केस सॉल्व हो जाता है। फिर ये लोग घर जाते हैं और आज डॉक्टर सहनी बोलता है कि मैं और टाइम तक रुकना चाहूँगा क्योंकि मुझे ये होम पसंद आ गया है। मतलब वो शेखर होम की बात कर रहा है। फिर इधर से सीन शिफ्ट होता है और हमको एक और घना जंगल दिखाया जाता है, जहाँ पर हम कुछ नक्सली टेररिस्ट को देखते हैं जो कि गोलियाँ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। फिर हमको उनके बॉस का चैम्बर दिखाया जाता है, जहाँ पर एक फ़ोटो फैक्स हो रहा था, जहाँ पर इंस्पेक्टर लाहा और उनके पीछे शेखर होम और डॉक्टर सहनी के फ़ोटोज़ को देखते हैं, और इनको उनका टीम का लीडर देख रहा होता है। और उस फ़ोटो के साइड में एक बॉक्स भी रखा हुआ था, जिसके उन पर एक एम करके सिंबल भी बना हुआ होता है। फिर हमको अगले दिन सेज के घर में दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर सैनी पेपर लेकर आता है और जहाँ पर लिखा हुआ था कि लाहा ने ये केस सॉल्व कर लिया और पूरा क्रेडिट तो यही ले गया। बस शेखर, ये केस तो हमने सॉल्व किया था। शेखर तब बोलता है मुझे कोई फेम वगैरह नहीं चाहिए, मुझे बस केस सॉल्व करना है। लाहा मुझे केस ला कर देता है, मैं केस सॉल्व करता हूँ, आगे क्या होता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। तब सेज बोलती है ऐसे तो तुम रेंट नहीं भर पाओगे। तब डॉक्टर सहनी भी बोलता है कि हम एक डिटेक्टिव एजेंसी क्यों नहीं खोलते, जहाँ पर पैसे लेकर हम केस सॉल्व करेंगे और पैसे का डिपार्टमेंट मेरा होगा। शेखर पहले तो नहीं मानता, तभी सेज अपना वुमन कार्ड खोलती है। वो बोलती है मैं तो बूढ़ी हो रही हूँ, मेरी इतना कोई लड़का है ना कोई और, कौन मुझे देखेगा अगर तुम मुझे टाइम से रेंट नहीं दोगे। फिर शेखर सेज की बात को मान लेता है और एजेंसी खोलने के लिए राज़ी हो जाता है। फिर एक के बाद एक इंटरव्यू आते जाते हैं और डॉक्टर सहनी 10 रुपये 5 रुपये करके उनसे लिए जा रहे थे, और छोटे छोटे केस थे। कुत्ता किसी का हो गया, किसी का अफेयर हुआ है, इवन के पुलिस इंस्पेक्टर लाहा भी आ गया था कोई केस लेके, उन्हें भी पैसा देना पड़ा। उस दिन रात को हमने शेखर को देखा जो एक इंस्ट्रूमेंट बजा रहा होता है। तभी हम देखते हैं सेज के कैफ़े पर, जहाँ पर दोनों लोग बात कर रहे होते हैं, चाचा जी और घोषाम। वो बात कर रहे थे ताश के बारे में कि अगर ताश अगर होता तो महफिल और जम जाता। फिर वो बोलता है कि देखना वो किसी की शादी वो तो हो नहीं रहा। फिर चटर्जी बोलता है अगर उसका हो गया होता ना तो हमारी तरह हालत हो जाता उदास। इधर से हमें पता चलता है कि दास की शादी नहीं हो रही। फिर अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि दास हाजिर है शेखर होम से मिलने। वो फिर आता है और शेखर बाबू को अपनी कहानी सुनाता है। वह बोलता है कि मैं रोज़ की तरह अपनी दुकान में था, पेपर पढ़ रहा था, उधर मुझे एक विज्ञापन मिला। आप लोगों को तो पता होगा मेरी शादी नहीं हो रही। उस विज्ञापन में लड़की के पापा की 4 शर्तें थे, अगर वो मैं मान लेता हूँ तो वो मैं शादी कर सकता हूँ। वो सारे गुण मुझसे मिल रहे थे। लड़के की उम्र 40 के ऊपर होना चाहिए, लड़के के लास्ट नेम का शुरुआत टी से होना चाहिए, लड़का बंगाली होना चाहिए और खुद का बिजनेस होना चाहिए, जो कि चारों गुण मेरे अंदर हैं। मैं उस दिए गए नंबर पर कॉल करता हूँ और लड़की के पापा से मिलने के लिए जाता हूँ। वो मुझे एक शर्त देते हैं, क्योंकि उनकी लड़की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करती है तो इसलिए मुझे फॉरेस्ट में 30 दिन तक रुकना पड़ेगा, वो भी बिना किसी सहारे।
सब कुछ मुझे बंद करना पड़ेगा और इधर ही रहना खाना सब कुछ मुझे इधर ही करना पड़ेगा। पहले के कुछ दिन तो वो मुझसे मिलने के लिए आते थे। 2 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था, फिर भी मैं कैसे भी करके वहाँ रह रहा था। टेंट लगाकर शिकार करके मेरे मन में बस एक ही होप था कि लड़की से मेरी शादी हो जाए, और उनकी लड़की बहुत सुंदर थी। और शेखर दादा, इस शर्त के अंदर भी एक शर्त था, मैं एक दिन भी शहर नहीं जा सकता। अगर मैं एक दिन भी ये सब कुछ रोक दिया तो मुझे फिर से शुरुआत करना पड़ेगा। तो कुछ दिनों तक वो मुझे मिलने नहीं आए, तो मुझे भी शक हुआ। धीरे धीरे दिन बीते गए और दिन हफ्ते में तब्दील हो गए। आज 20 नंबर वाला दिन है। मैं आज आपके पास आया हूँ। ना मुझे ससुर जी दिखे। जब मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पता किया, ऐसी कोई लड़की ही नहीं है। मैं तो बिना शादी के ही मर जाऊंगा शेखर दादा। तभी डॉक्टर सहनी बोलता है कि आपका केस सॉल्व कर दिया जाएगा, 400 रुपये डालो। वो फिर बोलता है कि मेरा दुकान तो कब से बंद है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। शेखर बोलता है ठीक है, पैसे नहीं है क्या हुआ, तुम्हारी शादी हम कराएंगे। शेखर फिर उस जगह जाता है जहाँ पर दास बाबू रह रहे होते हैं। उधर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, लड़की की एक फ़ोटो मिलती है जो कि और कोई नहीं, मिस वर्ल्ड सुष्मिता सेन की होती है। फिर सेज के कैफ़े में ये दोनों सब कुछ डिस्कस कर ही रहे थे कि तभी उधर इंस्पेक्टर लावा आ जाता है। दास के बारे में सुनकर वो बोलता है, तुम ऐसे लुच्चे लफंगों के केस भी उठाने लगे। वो एक नंबर का लड़कीबाज है। कोई भी लड़की उसने गांव में छोड़ा नहीं है, सबको उसने प्रपोजल के लिए ऑफर कर दिया। कोई लड़की तो मेरे पास कंप्लेंट लेकर भी आया। मैंने उसको अच्छी तरीके से बता दिया कि ये सब करोगे तो सीधा लॉकअप में जाओगे। और आखिर में तो हमारी उर्मिला, जो मेडिसिन शॉप में बैठती है, वो आई थी मेरे पास दास की कंप्लेंट करने। फिर शेखर बोलता है कि आखिरी से ही शुरुआत करेंगे। फिर उर्मिला के पास वो जाता है और उर्मिला उसे देखकर भागने लगती है। जब उसे पूछा जाता है तो वो बोलता है कि सेज मुझे बोल बोल कर थक चुकी है कि मैं तुमसे शादी कर लूँ, पर तुम में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी शेखर बोलता है कि मुझे भी तुम्हारे ऊपर कोई इंटरेस्ट है। दास के बारे में तुम क्या जानती हो? दास के बारे में मैं जानती हूँ कि वो एक नंबर का लड़कीबाज है। मुझे तो कितनी बार उसने बोला है शादी कर लो, दहेज देंगे। ये सब कुछ सुनने के बाद फिर से वो कैफे जाते हैं और बातचीत करते हैं कि दास ने और कौन कौन सी लड़की को छेड़ा होगा, एक लिस्ट बनाओ। डॉक्टर सहनी बोलते हैं कि इसका लिस्ट बहुत ही बड़ा बनेगा। हमको फोकस करना चाहिए सरनार पे, जो कि उसका ससुर होने वाला था। वो इस गांव का नहीं है क्योंकि हमने सबसे पूछताछ कर लिया। इतना छोटा गांव है, सब कोई हर किसी को जानता है। ज़रूर वो बाहर से होगा, कोई ना कोई उसको दास से ज़रूर मिलाया। तो कौन हो सकता है? तो सेज बोलती है कि बहुत सारे ड्रंकर्स तो यहाँ पर आते हैं, कोई ना कोई मिलाया होगा। फिर मानो शेखर के माइंड में कुछ क्लिक करता है। वो सीधा जाता है दास के बंद पड़े हुए दुकान के ऊपर, जो कि बहुत टाइम तक बंद था। वो तो 30 दिन के लिए सन्नास लेकर जंगल चला गया था। कान में कैसे भी वो घुसता है। घुसने के तुरंत बाद ही उसको छींक आना शुरू हो जाता है, मानो कोई केमिकल था। और वो सेम चीज़ सैनी को भी होने लगा। शेखर दुकान के अंदर इधर उधर ढूंढता है और सैनी बोलता है कि ये तुम इलीगल काम कर रहे हो, तुम्हें प्रोसीजर से चलना पड़ेगा। शेखर बोलता है कि प्रोसीजर को भी तोड़ना पड़ता है मेरे दोस्त। फिर दास की दुकान में उसे एक मैट मिलता है जो कि बंद करा हुआ होता है, और उस मैट को जब वो हटाते हैं तो वो देखते हैं कि एक सुरंग, और सुरंग के अंदर वो जाते हैं तभी उनको फिर से चीख आना शुरू हो जाता है उस केमिकल की वजह से। सुरंग के अंदर चलते 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 वो लोनपुर के कोऑपरेटिव बैंक के लॉकर तक पहुंच जाते हैं। वो वहां जाकर देखते हैं कि पूरा बैंक का लॉकर खाली हुआ पड़ा है। वो बोलता है, सैनी तुमको पता चला कि क्या कुछ चल रहा था इतने टाइम से? शुक्रवार हॉलीडे था, उसके बाद बीच में सैटरडे संडे, इस टाइम के बीच ही इन लोगों ने सारा पैसा उड़ाया और सुरंग बहुत टाइम से खोदी जा रही थी। फिर हम देखते हैं अगले दिन पुलिस वाले आते हैं और पूरी जगह को सील कर देते हैं क्योंकि पैसे थे इन बैंक में। फिर शेखर बैंक के इधर उधर देख रहा होता है। फिर वो बाहर आता है और कचरे के डिब्बे के साथ से वो जब वो जा रहा था, उसको वही केमिकल की स्मेल आता है और वो छींक देता है। तभी उस कचरे के डिब्बे को उलटता है और उसमें से उसे कुछ मार्क्स मिलते हैं। हम देखते हैं चैटर्जी उर्मिला गोस्वामी को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और फिर इन लोगों से बोलते हैं, मेरे पास डाटा है कि पिछले 6 महीने में तुम्हारा लोन रिजेक्ट हुआ है, और उसमें से चैटर्जी और उर्मिला, तुम तो प्राइमरी एप्लीकेंट और कोर्ट एप्लीकेंट हो। तुम लोगों को जब लोन नहीं मिला तो तुमने सोचा कि ना बैंक ही चोरी कर लें। तब चैटर्जी बोलता है कि हम दोनों में संबंध है, लेकिन हम लोगों ने कोई बैंक नहीं लूटी। हमको तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि दास की दुकान से एक सुरंग जाता है। लेकिन शेखर बोलता है कि लेकिन उर्मिला को तो पता है, क्योंकि आज से 30 दिन पहले उर्मिला ने लाइब्रेरी से शहर के सारे ब्लू प्रिंट्स लिए थे और उसका सिग्नेचर भी उधर है। और वो सिग्नेचर देखने के बाद उर्मिला बोलती है कि इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता और मैंने तो ये लिया भी नहीं था। फिर शेखर बोलता है कि ये तुम जेल में जाकर बोलना लोगों के तुमने इतने पैसे चुराए हैं, 28,70,952 रुपये। उन दोनों में झगड़ा हो जाता है कि उर्मिला तुमने इतने पैसे चुरा लिए। फिर वो लोग गोस्वामी जी को वार्निंग देकर छोड़ते हैं
और ये बोलते हैं कभी भी आपको बुलाया जा सकता है। फिर हम देखते हैं कि गोस्वामी उधर से अपना स्कूटर लेकर सीधा जाता है शेरना के घर। शेरना उसका मामा होता है, उसके ऊपर जाकर वो चीख पड़ता है कि तुमने तो बोला था कि 20 लाख रुपए हैं सिर्फ, और वो तो बता रहा है कि 28 लाख रुपए हैं। 8 लाख रुपए किधर हैं? तुमने कहाँ पर झोल किया है? तब उसका मामा पैसों की पेटी लेकर उसके सामने रखता है और बोलता है कि तू ही गिन ले। तभी हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर लाहा और डॉक्टर सहनी उधर आ जाते हैं और इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। फिर बैठता है बैठक। फिर शेखर बोलता है, मुझे पहले से ही पता था कि वो सिग्नेचर उर्मिला की नहीं है, उसको तुमने बहुत बखूबी से कॉपी किया है। वो तुम्हारी दुकान पर काम करती है, इसीलिए तुमको उसका सिग्नेचर पता है। उस दिन जब मैं तुम्हारी दुकान पर गया था उर्मिला का पता पूछने के लिए, तुम अपने लिए एक मेडिसिन ले रहे थे जो कि गंदगी के आसपास कोई अगर होता है तो वह बीमार पड़ जाता है, वो बहुत ज़्यादा खांसता है। वो मेडिसिन तुम ले रहे थे तुम्हारे मामा के लिए, देखो वो अभी भी खांस रहे हैं। इसलिए मुझे जो मार्क्स मिले थे उनमें से एक लेयर रुमाल का भी था, वो तुम्हारे मामा का ही है। इसी के साथ शेखर इस केस को भी सॉल्व कर देता है। फिर से हमको वही आतंकवादी लोग दिखाए जाते हैं जो कि एन संगठन से है। वो लोग फिर से शेखर के ऊपर नजर रखे हुए थे। शेखर के हर एक जगह की मूवमेंट उनके पास होता है। फिर हम देखते हैं कि शेखर और डॉक्टर सहनी को जो कि ढूंढने के लिए बिहार आए थे। डॉक्टर सहनी उसे बोलता है कि तुमको घूमने के लिए और कोई जगह नहीं मिला, सिर्फ बिहार ही मिला। नक्सल राइड्स आतंकवाद कितने लोग उधर हैं, हमको कुछ भी इधर हो सकता है। शेखर इतने बोलने की ही देरी थी कि जब वो लोग स्टेशन से निकलते हैं एक ओमनी वैन आता है और उन लोगों को किडनैप कर लेता है। उनके फेस पर मुंह पर एक कपड़ा डाल के उनको कहीं दूर लेकर जा रहे थे। डॉक्टर सहनी तो मदद मांगता है, ये बोलता है कि मेरी शादी हो चुका है, मैं अपनी शादी कर सकता। पर शेखर बोलता है कि शादी करवाने के लिए ये लोग नहीं जा रहे। फिर वो वैन रुकती है और इनके ऊपर से कपड़ा हटाया जाता है। सामने और कोई नहीं बल्कि शेखर का भाई होता है। वह उसे प्यार से बारबी बुलाता है। बारबी इंडियन इंटेलिजेंस से है, वो एक प्रॉब्लम में फंस गया है, इसीलिए शेखर को उसने याद किया। बारबी बोलता है कि तूने तो कब से फ़ोन नहीं किया, माँ तेरी राह देखती है। शेखर बोलता है कि मैंने सबसे नाता तोड़ दिया है और तू प्रॉब्लम में है, मैं आया ना, और माँ का ख्याल तो अच्छे से रख सकता है। फिर वह बोलता है कि शाम में एक पार्टी है, उधर आ जाना, एमएनए साहब की है, और उधर आकर सब कुछ डिस्कस करेंगे। वो लोग उधर आते हैं और सहनी चला जाता है दारू पीने के लिए। शेखर अकेला बैठा हुआ होता है। तभी उधर एक लड़की आती है और शेखर के साथ बात करती है। वो आते ही शेखर की अपीयरेंस से बोल देती है कि शादी में इनवाइटेड हो या खाना खाने के लिए आई हो। शेखर बोलता है कि नहीं, शहनाई की आवाज़ सुन के मैं आ गया। तो वो बोलती है कि तुम बजाते हो सितार। शहनाई की आवाज़ सुन के आ गए। वो भी अच्छे से ऑब्जर्व कर रही थी कि शेखर के हाथ पे कुछ छाले हैं जो कि सितार बजाने से ही आते हैं। शेखर को ये डिटेलिंग पसंद आया। शेखर फिर उससे पूछता है कि आप क्या करने के लिए यहाँ पे आए हो, आपके कौन लगते हैं ये लोग। वो लड़की कुछ बता पाती इससे पहले इरावती कह के उसे पुकारा जाता है और वो चली जाती है और अपने एक गाना प्रदर्शन करती है। फिर हम देखते हैं कि शेखर को बुलाया जाता है और वो ऊपर जाता है। उसका भाई सब कुछ उसको बताता है कि इन एमएलएस को कोई ब्लैकमेल कर रहा है, इनके टेप्स उन ब्लैकमेलर्स के पास हैं। एक एक करके सब कुछ दिखाया जाता है। कोई किसी के साथ फिजिकल हो रहा था, तो कोई दंगे करवाने के लिए पैसे ले रहा था, कोई फिरौती मांग रहा था। ऐसे बहुत सारे वीडियो कैसेट्स थे। अब इनको ढूंढना है और उस ब्लैकमेलर को भी। शेखर ये सब कुछ देख रहा होता है और नीचे इलावती गाना गा रही होती है। वो आवाज़ ऊपर तक आ रहा था। उस गाने में मानो शेखर कुछ ढूंढ पाता है और भागते हुए नीचे आता है। उतने ही टाइम में इरावती को हम देखते हैं जो कि गाड़ी लेकर चली गई थी। मतलब उसको कुछ ना कुछ पता है, ये शेखर को पता लग चुका है। फिर अगले दिन शेखर चोरी छुप के उसके घर का पता लगाता है और उसके घर के अंदर चला जाता है डॉक्टर सहनी के साथ। घर के अंदर जाकर वो लोग कैसेट ढूंढना शुरू कर देते हैं। उनको कैसेट तो मिलते हैं लेकिन सिर्फ इरावती के गाने की। तब शेखर बोलता है कि अब इरावती खुद बताएगी। फिर हम देखते हैं कि इरावती घर के अंदर आती है। वो बोलती है कि आप लोग चाय लेंगे। डॉक्टर सहनी तो बहुत ही शर्मिंदा था, पर शेखर नहीं। इरावती से मिलने के बाद वो बोलता है, उस कैसेट्स के बारे में तुम जरूर कुछ ना कुछ पता है कि उस कैसेट्स के अंदर भी मैंने एक महक महसूस किया है जो कि तुम में से आता है, जो कि मानो एक रेगिस्तान के रेत का है। और आपके गाने में भी मुझे वही बगावत सुनने को मिला है। आपको शिक्षा मिला है गुरुकुल से, आप राजस्थान में पढ़ती थी ना, उधर आपको और क्या क्या सिखाया जाता है। गाने के साथ साथ सुर को सीखना और एमएलएस को ब्लैकमेल करना, ये भी सिखाया जाता है क्या? इरावती कुछ एग्जैक्ट आंसर नहीं देती। वो चुपचाप रहती है और अपने टेलीफोन को एक बार देखती है और ये बात शेखर नोटिस कर लेता है। वो फिर डॉक्टर सहनी से बोलता है कि हमको जितना पता करना था हमने पता कर लिया, ठीक है चलो। इरावती को और भी काम हो सकते हैं।
बाहर निकलने के बाद डॉक्टर सहनी बोलता है कि अगर हमको पता है कि कौन ये सब कर रहा है तो उन एमएनएस को उसको सौंप देते हैं ना। तो शेखर बोलता है कि बाद में ये मुकर गई तो इसके पास पैसा दौलत सब कुछ है, ऐसे ही इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। फिर हम देखते हैं ये लोग जब एमएलए साहब के घर में आते हैं तब भाभी बोलती है कि ऑलरेडी रैंसम कॉल आ चुका है, एमएलए से 100 तोला सोना मांगा गया है। ये एमएलए पैसा सोना इकट्ठा करके जब एक लोकेशन पर पहुंचता है तब शेखर बोलता है कि वो लोग नहीं आएंगे, उनको बस देखना था कि तुम लोग अपना सोना पैसा कहाँ पर रखते हो, वो लोग उधर छापा मारेंगे। फिर हम देखते हैं कि जब ये सब कुछ हो जाता है तब शेखर बोलता है कि हमको 2 लोकेशंस पे जाना पड़ेगा। उसके घर पे जहाँ पे इन लोगों ने सर्वेलेंस रखा था, उनको लगता है कि उसके घर में कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। दूसरा कोठी पे, जहाँ पर एमएलए साहब उस लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहे थे। कोठी पे जाने के बाद शेखर एक लड़की के साथ अंदर जाता है पर कुछ करता नहीं। वो लड़की से पता करता है कि इस लड़की को कहीं पर देखा है। वो लड़की बोलती है कि एमएलए साहब के लड़के को हम बोल बोल के थक चुके हैं कि हम लोगों को कुछ नहीं पता। ये ठहरे हमारे शेखर होम्स, ये नर्वसनेस से ही पता लगा लेता है कि कोई तो सामने झूठ बोल रहा है, जैसा आज इसने इस लड़की की पकड़ ली। फिर वो लड़की जब देखती है कि उसका झूठ पकड़ा गया तो वो सब कुछ बता देती है। फिर जब शेखर उधर से लौट रहा होता है तभी हम देखते हैं कि शेखर के ऊपर कोई नजर रखे हुए था। वो और कोई नहीं, वो कुछ विधवा औरतें थीं जो कि फावड़ा, कैंची, चाकू, कुल्हाड़ी वगैरह लेके शेखर के सामने आ जाती हैं और उसे किडनैप कर लेती हैं। फिर कुछ टाइम बाद उधर इलावती आती है। फिर देखते ही देखते डॉक्टर सहनी भी आ जाता है। फिर शेखर बोलता है कि अगर तुमको पकड़वाना होता तभी मैं तुम्हारे घर में पुलिस लेकर आ जाता, तभी जो जो तुमको चाहिए वो तुमको अभी तक नहीं मिला और मुझे बहुत कुछ पता चल चुका है। जब ये लड़की लोग मुझे गांव में लेकर आ रहे थे, ये गांव लग रहा था एक गोस्ट विलेज, जगह जगह बुलेट के निशान थे, मतलब इधर गोलियां चलती हैं। गोड्डा के लोगों ने जब एमएलए के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया। वायलेंट होने की वजह से एमएलए को खुद की गद्दी बचाना पड़ा। तब तो वो बहुत पोलाइट थे। बाद में वो लोग गाँव में आए कुछ लोगों को लेकर और पूरे गाँव पर गोलियां चला दी। जब ये लोग गोलियां चला रहे थे तो गाँव के मर्द आगे आ गए। सारे मर्द ऑलमोस्ट गाँव के खत्म हो चुके थे। जिस दिन ये सब कुछ हो रहा था, तुम्हारा एक दोस्त न्यूज़ रिपोर्टर यहाँ पर होता है और इन सारी चीज़ों की फ़ोटो को खींच लेता है। तभी डॉक्टर सैनी बोलता है कि मैं जब उधर पूछताछ करने लगा था मुझे पता लगा कि वो घर पंकज का है, जिसने ये सब कुछ फ़ोटोज़ लिया था। एमएलए को जब पता लगा कि फिर उसके ऊपर दबाव बनाया, फिर तब उसने उस फ़ोटो को लेने के लिए मना कर दिया और एमएलए के खिलाफ चला गया। और वो नेगेटिव्स उसने तो कहीं पर छुपा कर रखे हैं, इसलिए वो लोग उनके घर के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। घर की तलाशी भी किया था इन्होंने पर इन लोगों को कुछ भी नहीं मिला। और एमएलए लोग जब पकड़ते हैं, दबाव से काम नहीं पड़ा तो पंकज को मरवा दिया। और पंकज तुम्हारा दोस्त था, तुम्हारे साथ ही यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। तुम्हारे घर में इरावती, मैंने उसकी फ़ोटो देखा था। इरावती बोलती है कि एक बार हमको नेगेटिव्स मिल जाएं तो हम उसको कानून के हवाले कर देंगे, इन लोगों को ज़रूर सज़ा दिलवाएंगे। इसके लिए तो हमको एविडेंस ढूंढना पड़ेगा। तब शेखर बोलता है ज़रूर उसके घर में कुछ ना कुछ होगा, बस उन लोगों ने अच्छे से ढूंढा नहीं। पत्रकार लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। पर घर के बाहर तो एमएलए लोगों का पहरा था। फिर पीछे के रास्ते से इरावती इन लोगों को घर के अंदर लेकर जाती है और शेखर उनसे पूछता है कि अम्मा, आपको आपके बेटे के बारे में क्या पता है? मरने से पहले आपको उसने कुछ बताया था? उसकी अम्मा बोलती है नहीं, कि इसके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ बोला कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो चुटकी को यूपीएससी के लिए पढ़ाना, मेरे पास बहुत सारे बुक हैं, उसे से उसको पढ़ने के लिए बोलना। शेखर के दिमाग में कुछ ट्रिगर करता है। वो उसकी बहन से बोलता है कि तुम अपने भाई के कौन कौन सी बुक्स पढ़ती हो, और वो सारी बुक्स को लाकर देते हैं शेखर को। शेखर को उन्हीं बुक्स के अंदर वही नेगेटिव्स मिलते हैं जो कि एमएलए के खिलाफ थे। फिर वो लोग कैसे भी करके जब उधर से निकलते हैं, एमएलए के लोग और एमएलए उन लोगों को फॉलो करते हैं। फॉलो करते ही वो लोग भी गांव के साइड से अपनी गाड़ी को लेते हैं जहां पर वो विधवा लोग रह रहे थे। फिर विधवा लोगों ने एमएलए को रोक लिया और उन्होंने ही उन लोगों का फैसला किया। इसी के साथ शेखर का ये केस भी सॉल्व होता है। इरावती शेखर को सी ऑफ करने के लिए स्टेशन पर आती है और बोलती है कि अगर मेरे पास कोई केस होगा तो मैं सीधा तुम्हारे पास ही आऊंगी। फिर हमको शेखर का भाई बार भी दिखाया जाता है, जो कि एक प्रोजेक्ट एम का एक बॉक्स जिसमें बहुत कॉन्फिडेंशली बाहर निकालता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ टाइम बीत जाता है शेखर और डॉक्टर सहनी को सेज के उधर रहते हुए। फिर हम देखते हैं उधर इरावती को, जो कर एक केस लेकर आई थी शेखर के लिए। और शेखर भी मानो उस लड़की की तरफ थोड़ा अट्रैक्टेड था। वो कुछ भी ना पूछकर वो केस को ले लेता है। फिर ये लोग चलते हैं और एक गाँव की तरफ। इरावती का एक दोस्त जो कि बहुत मुसीबत में है, उनके गांव में स्कोंदू काका का प्रकोप आ चुका है, लोग मर रहे हैं और आज मौत तो उनके घर में हुई है, उसके सगे चाचा की। गांव में जाकर शेखर नोटिस करता है इस गोंगू काका की देवी की मूर्ति को, जिसके सर नहीं होते, और जगह जगह मानो एक डार्क एनवायरनमेंट था। देखने से लग रहा था इस गांव में किसी का पेशाब लगा है।
फिर ये लोग पहुँचते हैं किसी के क्रियाक्रम में, जो कि हेमंत के चाचा का होता है। हेमंत ईरावती का दोस्त होता है। वह बोलता है कि मेरे चाचा का अकाल मृत्यु हो गया। फिर हम देखते हैं कि उधर कुछ रिचुअल करते हुए एक औरत को, जिसका नाम काकुले होता है, और हेमंत उसे नहीं मानते, उसका भंड बोलती है। फिर हम लोग देखते हैं एक पागल को क्रियाक्रम खत्म होने के बाद वो बोल रहा होता है कि सारे लोग इस गांव में मारे जाएंगे, गंगू काका सबको मार डालेगा। फिर उधर से घर में आ जाता है। फिर शेखर एक एक करके सबका इंट्रोडक्शन लेता है। फिर वो पूछता है कि एग्जैक्ट उस दिन घर में रात को क्या हुआ था। हेमंत बोलता है कि हम लोग सब अच्छे से खाना खा रहे थे, सबसे बहुत कुछ थे। तब चाचा बाथरूम गए, उधर से लौटने के बाद मानो वो कुछ पागल से हो गए थे। वो कुछ डरे डरे रह रहे थे। रात को अचानक से वो अपने कमरे से निकलते हैं और भागते हुए तालाब में जाके गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। वो जोर जोर से चीख रहे थे कि गंगू काका आ चुका है। और ये सब कुछ होते हुए रीना बुआ ने देखा था। रीना बुआ सबको बुला पाती और उनको रोक पाती, इससे पहले ही वो घर से बाहर चले जाते हैं और सामने के तालाब में जाकर कूद जाते हैं और सांस रोकने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। तब बीनावती बोलती है कि स्कोंदू काका का प्रकोप है, गांव में आ चुका है, तुम लोग क्यों इन चीज़ों को करते हो। हेमंत के पापा संजीव भी इस बात से एग्री करता है, लेकिन हेमंत इन सारी चीज़ों को नहीं मानता, इसलिए उसने इस डिटेक्टिव को बुलाया है, शेखर होम्स को। उस दिन रात को बैठकर ईरावती और शेखर बात कर रहे होते हैं। ईरावती से शेखर हर एक डिटेल्स के बारे में पूछता है। ईरावती धीरे धीरे सब कुछ बताती है। वो बताती है कि हेमंत जब छोटा था उसकी माँ चल बसी, तब से रीना बुआ ने शादी नहीं किया, उन्होंने ही हेमंत को पाल पोस कर बड़ा किया। और हेमंत बोटनी में गोल्ड मेडलिस्ट है, तुम देख ही सकते हो कैसे पेड़ पौधे से पूरे बंगले को उसने सजाया हुआ है। उसको छोटी से छोटी पेड़ के बारे में भी सब कुछ पता है। बहुत टैलेंटेड है हेमंत। फिर हम देखते हैं अगले दिन डॉक्टर सैनी और शेखर बाहर जाते हैं इस कोंडू काटा के बारे में पता करने के लिए। कोई कुछ भी नहीं बता पाता, सारे लोग डर रहे थे। कोई कोई तो इनको मारने के लिए भी आ रहा था। तभी एक बच्चा आता है और इनको एक खाली खंडर में लेकर जाता है, मानो उस जगह के एनवायरनमेंट में ही कोई डार्क एंटिटी था। वो बच्चा फिर इन लोगों को एक चंडू काका के स्केच के सामने लेकर जाता है। इसको देखने के बाद डॉक्टर सहनी और ईरावती दोनों ही डर जाते हैं। शेखर सिर्फ उसे लेके जा रहा था। फिर उस दिन रात को हम वही पागल को देखते हैं जो कि उस दिन शमशान में बोल रहा होता है कि कोई नहीं बचेगा। वो दारू वारू पीने के बाद अपने घर में आता है और बहुत ही गंदा घर था वो। उसमें एक चूहा मरा पड़ा हुआ था और स्मेल की वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा था। तभी वो कुछ अगरबत्ती चलाता है काली माता की पूजा करने के लिए। अगरबत्ती को चलाने के बाद जब वो अगरबत्ती को सूंघता है, वो नोटिस करता है कि बाहर कोई ना कोई जा रहा था, और वो और कोई नहीं, वो स्कंदू काका का आवाज़ होता है। वो डर कर अपने कमरे से भागता है और भागता ही जाता है। वो भागते भागते जंगल में पहुंचता है और एक लकड़ी उसके गले में घुस जाता है और वो उधर ही खत्म हो जाता है। अगले दिन सुबह हम फिर से काकुली को देखते हैं जो कि उधर रिचुअल कर रही होती है और गांव के सारे लोग उधर खड़े थे, इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर्स। तभी डॉक्टर सैनी बोलती है ऑफिसर को, आप इसको पोस्टमार्टम के लिए क्यों नहीं भेजते। वो बोलता है कि आप लोग गांव में नहीं हो क्या, रिचुअल करे बिना गांव के लोग इनको लेकर जाने के लिए नहीं मानेंगे। तब शेखर बोलता है कि इसने सही बोला, आपको पोस्टमार्टम करने के लिए लेकर जाना चाहिए। एक पुलिस ऑफिसर उल्टा उनको ही जेल में डालने की धमकी देता है। तभी शेखर बताता है कि तुम्हारी डीआईजी का नाम क्या है, कॉल करूँ उसे, मुझे वो अच्छी तरीके से जानते हैं। फिर पुलिस ऑफिसर कुछ भी नहीं कर पाता और वो बोलता है कि इस छोटी छोटी बातों के लिए डीआईजी सर क्यों, मैं ही इसको लेकर जाता हूँ पोस्टमार्टम कराने के लिए। वो बंदूक से फायरिंग करता है और उन सारी चीज़ों के अंदर से उस बॉडी को लेकर वो लोग चले जाते हैं। फिर उनके पीछे गांव वाले पड़ जाते हैं, पुलिस तो चला जाता है और इन लोगों को बचा लेता है हेमंत। घर के अंदर जाने के बाद इन लोगों को बहुत भला बुरा बोला जाता है कि संस्कृति नियम के साथ खेलने के लिए। रात को हम देखते हैं कि डॉक्टर सहनी का नींद टूटता है। वो नोटिस करता है कि शेखर घर के अंदर नहीं है। शेखर बाहर गया था उसी बेवड़े के घर में वो सब कुछ करने के लिए जो कि मरने से पहले उसने किया था। वो घर के अंदर जाते ही उसको एक स्मेल मिलता है जो कि मरा हुआ चूहे का होता है। स्मेल को अवॉइड करने के लिए वो अगरबत्ती चलाता है। वो नोटिस करता है कि कोई तो उसे देख रहा होता है। फिर शेखर को धीमी आवाज में उसका नाम सुनाई देता है जो कि इस कोंडू काका पुकार रही होती है। शेखर बहुत ही घबरा जाता है और वो भागते हुए उस कमरे से निकलता है, मानो उसने भी भूत देख लिया है। वो भी भागता जाता है जंगल की एरिया में पहुंच जाता है। जंगल की खाई के सामने जाके वो देखता है कि एक सर कटा हुआ आदमी, वो और डर जाता है, भागता रहता है। वो खाई में गिरने ही वाला था तब डॉक्टर सहनी उसे बचा लेते हैं। शेखर तब उधर ही बेहोश हो जाता है। फिर अगले दिन सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो शेखर बोलता है स्कोंडू काका असलियत में, मैंने उससे असलियत में देखा है, लेकिन उस घर में उसे कुछ ना कुछ तो जरूर है। फिर वो लोग फिर से उस घर में जाते हैं तलाशी लेने के लिए और फिर उधर उनको फिर से शेखर याद करता है कि पिछले दिन रात को उसने क्या देखा था। उसने उधर रीना बुआ को देखा था जो कि उसके ऊपर नजर रखे हुए थी। फिर वो लोग सीधा जाते हैं रीना बुआ के पास और बातचीत करना शुरू कर देते हैं। पिछले दिन रात आप उधर क्या कर रहे थे। रीना बुआ तो सीधा डिनाई कर देती है। रात में बाद में वो मानती है कि मैं तो टहल रही थी, तुम्हारे ऊपर मुझे भरोसा नहीं था,
रीना बुआ ये भी बोलती है कि पुजारी काकुली ने बोला था कि तुम गाँव के लिए खतरा हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस गाँव से चले जाओ। शेखर भी बोलता है कि काकुली तो आपका दोस्त है ना, क्योंकि उस दिन हेमंत के चाचा जब मरा था मैंने नोटिस किया था, आप लोग काकुआ में कुछ बातें तो कर रहे थे। फिर उनसे पूछताछ करने के बाद शेखर उधर से चला जाता है। शाम का टाइम हो चुका था, जंगल का एरिया था। शेखर और डॉक्टर सहनी बात ही कर रहे होते हैं, उनको किसी की बात सुनाई देती है। जंगल के अंदर से वो लोग भागते हुए जाते हैं और देखते हैं कि काकोली खुद को मारने की कोशिश कर रही होती है। फिर काकोली को कैसे भी करके वो लोग बचाते हैं। फिर बैठते हैं अगले दिन बैठक और एक एक करके राज खुलने लगते हैं। फिर हमें टाइम दिखाया जाता है 1970 का, जहाँ पर हम फिरदौस को देखते हैं, जो कि इधर के माली का एक बेटा होता है। रीना बुआ का दिल उसके ऊपर आ जाता है, पर भाइयों को ये पसंद नहीं था। संजीव फिर इन दोनों को अलग कर देते हैं और रीना को समझाते हैं। रीना ने अपने दिल को मार लिया था और समझ लिया था। फिर कहानी में एंट्री होती है हेमंत के माँ का, जिनके साथ संजीव के एक अब्यूसिव मैरिज था। संजीव उन्हें मारा करता था। फिर इस दोस्त को वो थोड़ा थोड़ा पता था। संजीव की वाइफ और संजीव मानो दोस्त की तरह थे, पर ये दोस्ती कभी प्यार में बदल गया, इन दोनों को ही पता नहीं चला। इन दोनों को एक साथ रीना बुआ ने देख लिया। फिर इन दोनों के ऊपर इनको गुस्सा आता है और ये सारी बात वो अपने भाइयों को बता देती है। जब सब कुछ पता चल गया था तो फिर दोस्त और उसकी वाइफ उधर से भाग जाते हैं। फिर वो लोग फिर से वापस आते हैं कुछ टाइम बाद, क्योंकि फैमिली फैमिली होता है। उसकी वाइफ आई थी वापस हेमंत के लिए और रीना बुआ ने उसको समझाया बाद में कि 2 साल हो चुके हैं, इसको भूल जाओ। वो और अपनी पत्नी को भूल जाओ, वो लोग खुशी खुशी रह रहे हैं। लेकिन आप भूलेंगे संजीव जी कि उसको आपने उसके घर से उठवा लिया और उसको मार डाला। फिर एंट्री होता है काकुली का, जो कि तभी नई नई ज्योतिषी बनी थी। उसको आपने बोला कि स्कोंडू काटा को वापस लाओ और सारा खेल रचो। फिर उसने भी ढोंग रचा और गांव में फैला दिया कि स्कोंडू काटा वापस आ चुकी है। और आपने एक फेक विटनेस भी खरीद लिया स्कोंडू काटा को देखते हुए कि उसने फिर दोस्त को मार डाला था। और हेमंत तुम्हारी माँ कैसे मरी तुम्हें तो पता ही होगा। हेमंत फिर बोलता है कि एविड दोस्त की वजह से उन्होंने सुसाइड किया था। पर अभी भी मेन बात है कि काकोली को किसने मारने की कोशिश की, और वो विटनेस जो कि आपके लिए ही काम करता था। शेखर फिर बोलता है कि मनोज मनोज तुम खुद बताओ कि मैं बताऊंगा, क्योंकि पुलिस तुमसे पूछताछ करेगी। तब हम देखते हैं हेमंत बोलता है कि मनोज ने कुछ नहीं किया, जो किया है मैंने किया है, और उसका नाम मनोज नहीं उसका नाम रियाज है और वो मेरा भाई है। जब इधर मेरी माँ फिरदौस अंकल के साथ आए थे, उन्होंने मुझे बोला कि मेरा एक भाई भी है, पर किसी को बताना मत, उसका नाम रियाज है। फिर मेरी माँ के मरने के बाद मैं उनके पुराने घर में गया, वो मुझे मिल भी गया। कुछ सालों बाद मैंने उसे इधर बुला लिया एक मेहमान के साथ। फिर शेखर ने बताया मुझे पता है कि मनोज ने कोई खून नहीं किया। फिर वो अपनी पॉकेट से एक जड़ी बूटी निकालता है। इस जड़ी बूटी के बारे में तुम्हें तो जरूर पता होगा ना हेमंत, जिसकी वजह से सारे लोग मर रहे हैं और इससे सारे लोग कोंडू काटा को देख रहे हैं। इसकी खासियत यही है कि इससे अगर कोई सूंघ लेता है तो वो खुद को मारने की कोशिश करता है, जो कि मेरे साथ भी एक बार हो चुका है। तुमने सब कुछ अच्छे से प्लान करके पूरा खेल को रचा था। जब तुमको पता चला पूरा सच्चाई, पहले तुमने अपने चाचा को मारा, फिर तुमने उस बेवड़े को मारा, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि स्कोंडू का टक का प्रकोप अब भी जारी है। फिर इस छलावे के बीच तुम अपने परिवार के सारे लोगों को ख़त्म करना चाहते थे, जो कि तुम्हारी माँ की हत्या और फिर दोस्त की हत्या में शामिल थे। फिर हम देखते हैं कि पुलिस वाले को बुला लिया जाता है और हम देखते हैं कि हेमंत खुद को सरेंडर कर देता है। वो बोलता है कि मेरा भाई रियाज एकदम बेगुनाह है और इसी के साथ हमारे शेखर होम ने और एक केस को सोल्व कर लिया था। उधर से लौट कर जब वो सेज के कॉटेज में आता है तो कुछ आतंकवादी लोग आए थे अपनी गाड़ी लेकर, उनके साथ गन भी होता है। फिर पहली बार हमको इस लड़की का चेहरा दिखाया जाता है जिसका नाम एन होता है। फिर हम शेखर को देखते हैं कि उसे देखने के बाद वो ऊपर जाता है, वो अपना पूरा हुलिया ही बदल लेता है। वो एकदम फॉर्मल था, एकदम प्रोफेसर की तरह लग रहा था। तभी डॉक्टर सहनी शेखर से बोलता है कि शेखर ये तुमने कैसा हुलिया बना कर रखा है। तब शेखर मुड़ता है और बोलता है शेखर नहीं नया शीश। तब हम देखते हैं कि उन आतंकवादियों ने ऑलरेडी पूरे कैफे को हॉस्टेज बना कर रखा था और सेज के सर पर उसने गन भी तान दिया था। फिर हमको शेखर का पास दिखाया जाता है। नहीं, अब उसका नाम है स्नेहाशीष। वो कोलकाता मेडिकल कॉलेज में फॉरेंसिक साइंस का एक टीचर था, जो कि बहुत ही शार्प माइंडेड है। वो टीचिंग के साथ साथ लोगों को विजुअल इफेक्ट्स भी सिखाया करता था। क्लास खत्म होने के बाद जब वो बाहर आता है, हम उसके भाई भाभी को देखते हैं। वो स्नेहाशीष से आके एक केस के बारे में बात करता है, लेकिन स्नेहाशीष उसमें इंटरेस्टेड नहीं था। तभी भाभी बोलता है कि 3 साइंटिस्ट एक ही जगह काम करते थे, किसी की मौत एक्सीडेंट, किसी ने सुसाइड कर लिया और किसी का हार्ट अटैक आया। स्नेहाशीष हमें तुम्हारी मदद चाहिए। और ये बात सुन के ये बंदा ट्रिगर हो जाता है। स्नेहाशीष फिर धीरे धीरे हर एक जगह जाता है। पहली जगह एक्सीडेंट की जगह, जहाँ पर वो बोलता है कि ना कोई स्केटिंग मार्क ना कोई कुछ और। पेरिस को मारा गया, गाड़ी में बिठाया गया, फिर गाड़ी को आकर ठोका गया। अगर ऐसा होता तो गाड़ी स्किड करती, लेकिन रास्ते में कोई निशानी नहीं है।
ये एक प्री प्लान्ड मर्डर है। दूसरी जगह एक साइंटिस्ट ने फांसी लगाया था और तुरंत लगाने के बाद भी हाइट नहीं मैच कर रहा था। फांसी का फंदा फिर भी बहुत ऊंचा था। फिर स्नेहाशीष बोलता है कि इसे भी मारा गया है, लोगों ने मिलकर इसे फंसाया पहले, फिर ये मरा है। फिर बारबी से तीसरे वाले का पूछा जाता है, वो बोलता है कि तीसरा वाला बिल्कुल मिसिंग है, इसके बारे में अभी तक पता नहीं चला, इन दोनों का ही सिर्फ लाश मिला है। फिर ये लोग पहुंचते हैं रिसर्च सेंटर में, जहाँ पर हम वही लड़की को देखते हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में आतंकवादी होती है। वो उधर भेस बदल कर रह रही होती है, जो कि एज ए सेक्रेटरी वहाँ पे काम कर रही थी और वो न्यू ज्वाइनी थी। स्नेहाशीष के जाने के बाद ही वो उससे पूछता है कि ये तीनों के कोई कॉमन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। फिर वो लड़की मतलब एम मना कर देती है, ये बोलकर कि हमारा स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल है, कोई भी साइंटिस्ट मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर सकता। सबके अलग अलग थीसिस थे और डॉक्टर प्रकाश जो मिसिंग है उसके बारे में तो कुछ पता है। तभी एम बताती है कि उनके साथ ऐसे पहले भी हो चुका है। वो बिना बताए कुछ दिनों तक लीव लेते हैं और फिर वापस लौट आते हैं, मे भी इस बार भी वो आ जाए। तभी बारबी बोलता है कि यह एक सीरियस मैटर है, दो साइंटिस्ट ऑलरेडी मर चुके हैं और एक लापता है, हमको सीरियस तरीके से उनको ढूंढना चाहिए। फिर स्नेहाशीष जाते हैं प्रकाश के चिपकाने घर में, जहाँ पर वो रिसर्च के लिए बहुत टाइम तक रुका था। उस घर की हालत बहुत ही खराब थी, बहुत टाइम से कोई काम भी नहीं हुआ, हर जगह धूल जमी हुई थी। पर कोई तो यहाँ पर आया था, कुछ ना कुछ ढूंढ रहा था, क्योंकि तुम अगर फोटो फ्रेम को देखोगे तो वो अलग तरीके से गवर्नमेंट बने हुए हैं, जो पीछे के निशान होते हैं एक टाइम तक फोटो लगने की वजह से वो थोड़ा अलग अलग करके शिफ्टेड थे। फिर प्रकाश के गैरेज से स्नेहाशीष को एक स्मेल आता है, जिसमें ये स्मेल और किसी की नहीं, कुछ पेपर्स के जलने के होते हैं। उधर से वो लोग इन एविडेंस को उठा लेते हैं और प्रकाश के घर से उनको ये भी चीज़ पता चलता है कि प्रकाश डाई हार्ट बंगाली फ़ैन था। वो बंगाली लिटरेचर बहुत पढ़ा करता था और ख़ास करके रविंद्रनाथ टैगोर की वो जो जले हुए पेपर्स उनको मिले थे और तीनों जो साइंटिस्ट थे उनके थीसिस पेपर से वो तीनों मैच कर रहे थे, मतलब ये तीनों इकट्ठे कुछ ना कुछ कर रहे थे। फिर वो लोग जाके ये सब कुछ डिपार्टमेंटल हेड को दिखाते हैं और एम ये सब कुछ देख रही होती है। स्नेहाशीष मानो उधर से चुपचाप चला जाता है और उसका पीछे बारबी बोलता है तुझे कुछ ना कुछ तो जरूर पता है पर तू बताना नहीं चाहता। फिर वो बोलते हैं कि मुझे इस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं। बारबी बोलता है कि तुझे जरूर कुछ ना कुछ पता है, हमको लीड मिल सकता है। स्नेहाशीष बोलता है कि तुझे अभी तक पता नहीं चला, वो तीनों साइंटिस्ट एक साथ मिलकर एक केमिकल बना रहे थे जो कि बहुत ही हार्मफुल है, अगर हवा में मिल गया तो बहुत लोगों की जान जा सकती है। और पांडे का तो ये पास्ट रिकॉर्ड भी है, जिसकी वजह से उसको दूसरे कॉलेज से निकाला भी गया था, क्योंकि वो एक अनऑथराइज्ड एक्सपेरिमेंट कर रहा था इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर। मुझे इन सारी चीज़ों में पढ़ना नहीं है, मैंने बता दिया वो लोग कैसे मरे हैं, इन तीनों चीज़ों पर वो लोग काम कर रहे थे, अब तुम्हारा काम है उनको ढूंढना, मेरा काम नहीं है, मैं क्लास में जा रहा हूँ, तुझे ये नहीं जानना कि इसके पीछे कौन है। स्नेहाशीष भी मुड़ता है, फिर बारबी बताता है कि इस सब के पीछे एक इंटरनेशनल अनऑथराइज्ड गन सप्लायर का हाथ है, जिसका नाम है एम, वो अपना एक संगठन चलाता है। फिर हमको एम का स्पेस कैंप दिखाया जाता है, जहाँ पर लोग तैयार होते हैं लोगों को मारने के लिए, दंगा फसाद करने के लिए। वो टेररिस्ट हैं, अलग अलग देशों में सरकार बनने और गिरने में इन लोगों का बहुत हाथ होता है। ये एमिनेशन से लेकर गन दंगे फसाद सब कुछ कराते हैं। अभी कुछ टाइम बाद हमें एक लीड मिली है कि एम अपना एक टैम वायरस ऑप्शन कर रहा है, अलग अलग कंट्री से बिडिंग भी आ रहा है, और ये सब कुछ चल रहा था हमारे नाकों के नीचे। हमारे ही डिपार्टमेंट में 3 साइंटिस्ट उसके ऊपर ही काम कर रहे थे। ये सब कुछ सुनने के बाद स्नेहाशीष अपना क्लास लेने के लिए चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि क्लास में बातचीत करते हुए उसको उसी के सेक्रेटरी के बारे में याद आता है, जो कि उन थीसिस के बारे में सब कुछ जानता था। वो भी फास्ट सब कुछ के आंसर दे रही होती है, और जब मैंने उसको छोटा छोटा जले हुआ पेपर दिखाया तो वो मानो थोड़ा नर्वस हो चुकी थी। बारबी ने जो टेररिस्ट की फ़ोटो मुझे दिखाया उनमें से एक आदमी ने थोड़ा बड़ा वाला शॉर्ट पहना था, जैसे उस सेक्रेटरी ने उन्हें एक बड़ा हील पहना था। फिर हम देखते हैं उधर से स्नेहाशीष भागता है रिसर्च सेंटर। उधर से एम निकल ही रही होती है और उसकी गाड़ी में तुरंत स्नेहाशीष बैठ जाता है, और गाड़ी में बैठने के बाद उधर उधर की बातें करने के बाद वो पूछता है कि एम अब तुम कैसे हो, वेपन्स का डील हो चुका है। वो बोलती है मुझे कुछ समझ नहीं आया, तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, तुम्हारे पास अभी तक वो वेपन हाथ लगा नहीं, क्योंकि प्रकाश वो वेपन लेकर भाग चुका है, तुम लोग भी प्रकाश को ढूंढ रहे हो और वो गायब है। जब एम को पता लग जाता है कि उसको सब कुछ पता चल चुका है तो वो गन निकालती है और स्नेहाशीष को शूट करने की कोशिश करती है। फिर स्नेहाशीष कैसे भी गोली को डॉज कर लेता है और गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर सड़क पर कूद जाता है। एम को भाग चुकी थी, उनके पास कोई सबूत नहीं था सिर्फ प्रकाश को ढूंढने के अलावा। फिर स्नेहाशीष बोलता है कि तुम अपना इंटेल को ऑन करो, देखो तो वो कहीं पर देश छोड़कर तो नहीं जाने वाली, कहीं कोई डील तो नहीं होने वाली। फिर कुछ टाइम बाद पता चलता है कि चाइना बॉर्डर पर एक डील होने वाली है 50 लाख सेफ्टी मनी और पूरी फैमिली को देश से निकालने के लिए। फिर उसका सप्लायर बनकर बारबी और उसके लोग वहाँ पर जाते हैं स्नेहाशीष के साथ, जो कि अपना भेस बदल के रखा था। वो जाते ही उस एग्जैक्ट लोकेशन पर प्रकाश से मिलते हैं और पैसा देने के बदले में वो पूछता है कि क्या हम लोग इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से हैं।
तुमको कुछ भी नहीं होगा, तुम बता दो वो वायरस कहाँ पर है। इतनी देर में वहाँ पर एम के लोग पहुँच जाते हैं और एम बता देती है कि प्रकाश को हमको ज़िंदा पकड़ना है, क्योंकि उसके पास ही वायरस के कोऑर्डिनेट्स थे और क्यों तक के वायरस कहाँ पर रखा हुआ था। प्रकाश कुछ भी नहीं बोल पाता, स्नेहाशीष के साथ वो भागता रहता है और वो सिर्फ वही बोलता है कि मैं उसको ना बताऊँ तो ही अच्छा है, वो किसी के हाथ में ना आए तो ही अच्छा है। अगर कोऑर्डिनेट्स गलत हुए तो वायरस अपने आप नष्ट हो जाएंगे। मैंने उससे ऐसी जगह छुपाया है कि 100 साल तक भी उसको कुछ नहीं होगा। तुम बस ये जान लो कि वो कोलकाता में सेफ है, टेगोर के घर में, यही बोलता है वो। और बोलता है कि मुझे मेरे पापों की सज़ा मिलनी चाहिए कि मैंने इस वायरस को क्यों बनाया, उन लोगों की बातों में आके और कुछ पैसों के लिए। तभी हम देखते हैं कि एम के एक लोग प्रकाश को देख लेते हैं और उसे गोली मार देते हैं। फिर एम भी गुस्से में आ जाती है और अपने ही लोगों को शूट कर देती है। इतनी देर में बारबी और उसके लोग आ चुके थे, एम को उधर से भागना पड़ता है, लेकिन प्रकाश तब मर चुका था, किसी के हाथ में भी वो वायरस नहीं आया। स्नेहाशीष फिर बारबी से बोलता है कि तुम्हारे अपार्टमेंट में ही मॉल है, हम लोग इधर आए होंगे, एम को कैसे पता, किसी ने तो खबर लीक किया है, मेरे लिए इधर रहना और सेफ नहीं है, मैं अंडरग्राउंड हो रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो अंडरग्राउंड होकर लोनपुर चला जाता है और अपना हुलिया पूरा बदल लेता है और पेइंग गेस्ट बन के सेज के कैफे में आता है उसके घर के किराए पे रहने के लिए। और सेज तब पढ़ रही होती है शेरलॉक होम्स की किताब और अपना नाम तब वो स्नेहाशीष नहीं शेखर होम बताता है। ऐसे ही पड़ा स्नेहाशीष का नाम शेखर होम। डॉक्टर सहनी मानो ये सब सुनकर शौक था, ऐसा ट्रेजिक हिस्ट्री उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो बोलता है कि तुम मुझे पार्टनर मानते हो और अपने पार्टनर से इतनी बड़ी राज तुमने छुपा कर रखा। फिर इन दोनों को जाना पड़ता है एम के सामने। एम इनको गन पॉइंट पर रखती है और इनको बोलती है कि इन सबको मैं मार दूंगी, मैं 2 साल से तुम्हारे ऊपर नजर रखे हुए हूँ, तुमको ढूंढने में मुझे टाइम तो लगा, लेकिन अब मुझे चाहिए वो वायरस, तुम कैसे भी करके वो मुझे लेकर दोगे, नहीं तो मैं सबको मार दूंगी। इसलिए आशीष बोलता है वो वायरस समय के साथ नष्ट हो जाए वही बेटर है, क्योंकि अगर तुम चारों को मारते हो हम चारों ही मरेंगे, तो वो वायरस अगर तुम लोगों के हाथ में लग गए तो तुम तो पूरे देश को ही मार डालोगे, लोगों को मारोगे, कितने हज़ार लाखों लोग मरेंगे, इससे अच्छा है 4 लोगों को मार दो। फिर इसने आशीष को डॉक्टर सैनी बोलते हैं तुम ठंडे दिमाग से सोचो, इसमें सेज की क्या गलती है, उन्हें जिंदा रहने का हक है और मैं तो इधर योगा करने के लिए आया था, तुम ठंडे दिमाग से सोचो, हम पहले ही सुलझा लेंगे, फिर हम बाद में देखेंगे कि क्या करा जाए। इसके बाद स्नेहाशीष बोलता है कि तुम समझ नहीं रहे, अगर हम पहले सुलझा भी लेते हैं तो भी हमारी हार ही होगी, उनके हाथ में अगर वायरस लग जाता है तो। तब डॉक्टर सैनी बोलता है वो तो तब की तब देखी जाएगी ना। वो एम से बोलता है हम राजी हैं, 24 घंटे का टाइम हमको दे दो। फिर स्नेहाशीष बोलता है कि 2 साल में उस पहेली को मैं सॉल्व नहीं कर सका, अब 24 घंटे में कैसे करूँगा। एम तब बोलती है 24 घंटे नहीं, तुम लोगों के पास सिर्फ 12 घंटे हैं, फिर मैं सबको मारने लगूंगी। फिर स्नेहाशीष को लेके उधर से डॉक्टर सैनी निकल जाता है और बोलते हैं ऐसे तो नहीं हो सका, तुमको मैं जितना जानता हूँ 2 साल से तुम कोई पहेली नहीं सॉल्व कर पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी शेखर बोलता है कि उसने कोई क्लू ही नहीं छोड़ा था, सिर्फ मुझे बोला कि कोलकाता में है, टेगोर के घर में, ये तो एक नेचुरल सा वर्ड है, ऐसे हम कैसे बोल सकते हैं। फिर वो लोग निकले उस वायरस को ढूंढने के लिए। पहले तो वो लोग गए प्रकाश के घर में, उधर देखा बहुत सारे नॉवेल्स थे जो कि टैगोर के बारे में लिखा हुआ था। तभी ये लोग सोचते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर से जरूर कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ होगा। कितनी जगह है टैगोर से रिलेटेड, नशा होगा, कोई गाड़ी हो गया, या बहुत से घाट हो गए जो कि टैगोर से जुड़ा हुआ है। तभी शेखर बोलता है एक जगह है रविंद्र शादन, जहाँ पर टैगोर छुपे हुए थे, टैगोर से रिलेटेड सब कुछ तुम्हें उधर ही मिलेगा। तो वो लोग उधर जाते हैं और जाते हैं वो देखते रहते हैं कि उन्हें कोई वायरस जैसी बॉक्स वगैरह मिलते हैं कि नहीं, लेकिन इधर तो सिर्फ किताबें थी, थोड़ी मोड़ी चीज़ें थे जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के पुरानी चीज़ों की थी। वो लोग किताब में देखना शुरू कर देते हैं। इसने आशीष को किताब मिलता है जो कि वो डॉक्टर सैनी को देता है और बोलता है कि नंबर 46 खोलो, उधर एक कविता है जिसका हेडलाइन में लिखा होता है टैगोर का घर। फिर एक एक करके कविता के पंक्तियों को वो लोग पढ़ते जाते हैं और एक एक करके उनको क्लूज मिलते जाते हैं। पहले 2 पंक्तियों को उनको मिलता है कोई ना कोई नेचुरल गैस का नेम, दोनों को जोड़ के, और लास्ट के 2 पंक्तियों में उनको मिलता है एक एक करके जगह का नाम। तो धीरे धीरे एक एक पंक्तियाँ पढ़ते गए और वो लोग कोलकाता के अलग अलग जगह जाते गए और उनको अलग अलग नेचुरल गैसेस के नाम और संकेत मिलते गए। ऑफिस हाउस से लेके ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम से लेके हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज से लेकर नीम तलाश शमशान, कोई भी जगह छोड़ा नहीं था इस कविता में। और लास्ट में पंक्तियों का जो मीनिंग था, जहाँ से तुम लोग निकले हो उधर ही तुम लोग पहुँचोगे, टैगोर जब छोटे थे उधर ही तुम्हारा खोजना खत्म होगा। फिर से वो लोग रविंद्र शागम पहुँचते हैं और टैगोर की मूर्ति के सामने खड़े हो जाते हैं। टाइम निकला जा रहा था। शेखर तब बोलता है कि शेखर जब छोटा था इधर टैगोर की छोटी मूर्ति हुआ करती थी जो कि रिसेंटली निकाल के इन्होंने नया मूर्ति को स्थापित किया है, जरूर हमको उधर कुछ न कुछ क्लू जरूर मिलेगा। तभी शेखर की नजर जाती है मूर्ति के सामने रखा हुआ एक इंट्रोडक्शन बोर्ड के ऊपर, जो कि 2 साल पहले ही बनाया गया है, क्योंकि 2 साल पहले ही पुराना मूर्ति हटा के नया मूर्ति लगाया गया है। इस इंट्रोडक्शन बोर्ड को शेखर अच्छे से देखता है। उधर एक स्विच होता है, उसको दबाने के तुरंत बाद एक बॉक्स बाहर आता है जिसके ऊपर एलिमेंट्स लिखे हुए थे जो कि इतने टाइम से उन लोगों ने इकट्ठे किए थे।
एम के लोग उन लोगों को देख लेते हैं, उनका पीछा करते हैं और उनको बोला जाता है कि हावड़ा ब्रिज की लोकेशन पर पहुँचें और उधर से ये लोग एम के लोग उस बॉक्स को लेकर चले जाएंगे। फिर दूसरी जगह हम सेज के पास देखते हैं जहाँ पर एम उनके ऊपर बंदूक ताने हुए थी। फिर ब्रिज पर पहुँचने के बाद एक एक करके सारे संकेत दबाने के बाद फिर लास्ट का संकेत बचा हुआ था, जो कि सॉल्ट और सिल्वर में कंफ्यूजन था। शेखर बताता है कि ये सॉल्ट ही होगा पार्टनर, तो डॉक्टर को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था। वो बोलता है नहीं, इसमें सिल्वर ही होगा। वो बोलता है कि सॉल्ट होगा, वो बोलता है नहीं सिल्वर होगा। वो बोलता है अगर तुम गलत भी दबा देते हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर डॉक्टर सैनी बोलता है अगर गलत दबा देते हैं तो सेज और हम लोग मारे जाएंगे, मैं मरना नहीं चाहता। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर सैनी उसकी बात को नहीं सुनते और सिल्वर दबा देते हैं और वह बॉक्स खुल जाता है और उसके अंदर से वायरस उसको मिल जाता है। वह बहुत खुश हो जाता है। तब शेखर डॉक्टर सैनी से बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशंस एम। तब हम सारे व्यूअर्स को पता चलता है कि एम और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर सैनी ही थे, जो कि इंटरनेशनल आर्म्स डीलर होता है, जिसको बहुत सारे देशों के लोग ढूंढ रहे हैं। और इंडियन रिसर्च सेंटर के तीनों साइंटिस्ट से जिनसे वायरस बनाया, वो मास्टरमाइंड और कोई नहीं डॉक्टर सैनी उर्फ एम का होता है। धीरे धीरे एक एक करके पर्दाफाश होता है। एम को सब कुछ पता होता है जब स्नेहाशीष उधर से भाग जाता है, क्योंकि डिपार्टमेंट में एक मॉल था। ये स्नेहाशीष को पता लग गया। उसने अपने भाई बारबी से ये सब कुछ बताया और बारबी के टीम के लोग ये खबर देते थे एम को। एम के लोग फिर 2 सालों से उसको फॉलो कर रहे थे। एम बोलता है तुम्हारा गर्दन अभी भी मेरे हाथ में है, डॉक्टर सेज और लॉन के बाकी लोग मेरे ही कब्जे में है। तब शेखर बोलता है कि एकदम नहीं, ये तुम गलत बोल रहे हो, क्योंकि अब तक बारबी उधर पहुंच चुका होगा अपनी टीम को लेके। फिर हम देखते हैं बारबी के लोग उधर पहुंचते हैं और उनके सारे टीम मेंबर के ऊपर हमला कर देते हैं और उनको नीचे गिरा देते हैं। शेखर तो बोलता है कि ये सब बास मार रहा है और वो वायरस लेकर जमीन पर फेंक देता है। तब मानो वो बौखला चुका था। उसने बोला ये क्या कर दिया तुमने? वो बोलता है अरे ये करेले का जूस है, ये तब से बास मार रहा था। तुझे क्या लगता है 2 साल से मैं बैठा हुआ हूँ वो केस को सॉल्व करने के लिए? वो तो कब का सॉल्व हो चुका है और वायरस जहाँ पर सेव है वहाँ पर पहुँच चुका है। वो तेरे जो 2 लोग थे अभी भी हमको फॉलो कर रहे थे, वो दोनों भी अब तक गिर गए होंगे। इससे ही इंटर के 2 लोग उन्हें शूट कर देते हैं। वो कहता है तो भी चलें जेल में, बहुत दिनों तक बहुत देशों की सरकार को तुमने घुमाया। जब सब कुछ तुम्हारे उसके हाथ से जा रहा होता है वो नदी में कूदने की कोशिश करता है, लेकिन उसे शेखर पकड़ लेता है। वो शेखर को ही वो पानी के अंदर खींच लेता है। दोनों पानी के अंदर चले जाते हैं और दोनों की लाश भी पुलिस को नहीं मिलती। दोनों को ही माना जाता है कि दोनों मर चुके हैं। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि शेखर के फोटो के ऊपर माला था, जहाँ पर हम बारबी और हीरावती को देखते हैं। वो शेखर को लेकर बात कर रहे होते हैं और बारबी हीरावती को बोलता है कि मैंने उससे बहुत बार बोला था कि तू स्विमिंग सीख ले, बाद में काम में आएगा। लेकिन वो हमेशा बोलता गया कि मुझे पानी से डर लगता है। अगर उसे स्विमिंग आता तो ये मैं मान लेता कि मेरा भाई मरा नहीं है, पर इतनी हाइट से कूद के और बिना स्विमिंग जान के वो बचा नहीं है। फिर हम देखते हैं ईरावती उधर से निकलती है और अपनी गाड़ी का दरवाज़ा को खोलती है। तभी मानो गाड़ी के सीट पर रखा उसे एक बॉक्स मिलता है जो कि शेखर को उसने गिफ्ट किया था। फिर वो बॉक्स जब वो खोलती है तो वो स्मेल आती है जो कि शेखर को श्रेक से आता है और कुछ नोट भी बना हुआ था। तभी ईरावती को पता चल जाता है कि शेखर अभी तक मरा नहीं है, वो जिंदा है। फिर हमको बारबी को दिखाया जाता है जो कि एक सीक्रेट कमरे में जाता है और उधर से बॉक्स निकालता है एम बना हुआ। उसके अंदर ही वायरस था। वो केस 2 साल पहले ही शेखर ने सॉल्व कर लिया था। मतलब वायरस अभी काबिल हाथों में है। अगर शेखर जिंदा है तो एम भी शायद जिंदा ही होगा। इसी मिस्ट्री सस्पेंस के साथ इसके सारे एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर इस सीरीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है तो हो सकता है मेकर्स इस सीरीज़ का सीज़न 2 भी लेकर आएँ। आई होप आपको पूरे सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।